हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का 35 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये सारे 35 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि ये सारे के सारे रामबाण क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए प्यारे बच्चों, और कमेंट करके बताइएगा जितना 35 ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं उतने में से कितना क्वेश्चन आपको पता था। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, यानी ललका दबा के मन कीजिए हल्का, यानी कि प्यारे बच्चों सब्सक्राइब बटन। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, और साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जाना है। व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा ना, तो यहाँ से एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोर जाइएगा। तो चलिए प्यार बच्चों बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं, एकदम मजे के साथ देखिए, एकदम गर्दा उड़ाना है ऐसा देखना है। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होता है। बोर्ड परीक्षा 2026 को किसी भी ईयर में देने वाले हैं, ये सभी मोस्ट वीवीआई पावरफुल क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो पहला नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर का मुख्य अयस्क होता है। कॉपर जिसे हम लोग हिंदी में तांबा वो दोस्तों बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तांबा। यानी कि कॉपर का मुख्य अयस्क आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना कॉपर का जो मुख्य अयस्क होता है प्यार बच्चों, कॉपर पाइराइट होता है, जिसका फॉर्मूला किसी को पता है? हाँ पते होगा, इतना आसान है कि CuFeS2 होता है, ये होता है कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला। ये जरूरी है याद रखना, अगर याद ये नहीं था तो समझिए आपकी तैयारी बहुत नीचे है। याद रखिएगा कॉपर का मुख्य अयस्क होता है कॉपर पाइराइट, जिसका फार्मूला होता है CuFeS2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो बहुत बढ़िया। ये सब जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा प्यार बच्चों अच्छे तरीके से ध्यान रखना, और कॉपर का निष्कर्षण 5 नंबर के लिए इंपोर्टेंस की श्रेणी में। ठीक है, उससे ज्यादा अल्युमिनियम वाला महत्वपूर्ण है। चलो ये क्वेश्चन आपका प्यार बच्चों चौथे नंबर चैप्टर का है, रासायनिक बलगत के केमिकल काइनेटिक्स का। कहा जाता है कि अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान जो होता है निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? जैसे कि हम आपको ताप गुना का परिभाषा करवाए हैं, जैसे कि आपको पता है 10 डिग्री बढ़ने पर उसमें दुगुना तिगुना का अंतर आ जाता है। तो यहाँ से याद रखो बस इतना कि अधिकांश अभिक्रियाएं जो होती है ताप गुना का मान निम्नलिखित में से किसके बीच होती है? तो अभिक्रिया का जो मान होता है प्यार बच्चों ताप गुना के लिए 2 और 3 के बीच में होता है। इसलिए यहाँ पर मिला लीजिए कौन ऑप्शन है 2000। याद दिला दो 2023 के मॉडल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बोर्ड एग्जाम में एक ना एक दिन पक्का पूछा जाएगा फाइनल में। इसलिए इस क्वेश्चन को एग्जाम में याद कर लो कि अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान जो है किसके किसके के बीच होता है प्यारे बच्चों? तो याद रखना 2 और 3 के बीच होता है। ए नंबर एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एक ना एक दिन पक्का बोर्ड में क्वेश्चन छप जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम तैयार रखेगा। अगला क्वेश्चन आ जाए प्यार बच्चों। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लाइफिलिक कोलाइड? हर साल एगो आवेगा लाइफिलिक कोलाइड होता है, गोंद होता है, स्टार्च होता है, प्रोटीन होता है, जिलेटिन होता है, इस सारा का सारा लाइफिलिक कोलाइड होता है। और लाइफिलिक कोलाइड वह होता है जो प्यारे प्यारे बच्चों परिक्षेपण माध्यम के साथ आसानी से संपर्क में आकर के कोलाइडे विलयन बना लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोलाइडे लाइफिलिक कोलाइड। मतलब द्रव जो होता है प्यारे बच्चों आसानी से कोलाइडे विलयन बना लेता है, ये होता है। तो ये प्यार बच्चों आप लोग देखिएगा परिक्षेपण माध्यम के साथ आसानी से आ जाएगा, वो दूध भी श्रेणी में आ जाता है। और सबसे बढ़िया गोंद का उदाहरण है, खून भी चलेगा लेकिन सबसे बढ़िया गोंद उदाहरण है। लेकिन पूछा जाए कौन लाइफिलिक कोलाइड नहीं है, तो कुहासा लाइफोबिक कोलाइड है, इसीलिए प्यार बच्चों ये हो ही नहीं सकता है लाइफिलिक कोलाइड। ठीक है, कुहासा जो है लाइफिलिक कोलाइड नहीं होता, सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन है। लाइफिलिक में याद रखेगा स्टार्च, जिलेटिन, प्रोटीन और ग्लो गोंद, ये सब जो होता है लाइफिलिक होता है। एकदम मोस्ट क्वेश्चन करवा, कैसे बताऊं आपको, बताओ। अगला क्वेश्चन देखो प्यार बच्चों आप लोगों से अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है आप लोगों के नजरों के पास आता हुआ क्वेश्चन कि कोलाइडी विलयनों का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो कोलाइडी विलयनों का आकार जो होता है मेरे प्यार बच्चों आपको याद रखना 10⁻⁵ सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻⁷ तक होता है। अगर ये ऑप्शन में ना मिले ना तो 1 से लेकर के 1000 एनएम ये आप लोग लगा दीजिएगा। ठीक है, ऐसे कुछ एनएम के रूप में होगा, ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन इसी प्रकार से होगा मिलने से है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को ध्यान रखना है प्यार बच्चों, यहाँ पर लाइफिलिक कोलाइड का आकार कितना होता है 10⁻⁵ से लेकर के 10⁻7 सेंटीमीटर तक। इस बात को थोड़ा आप लोग को ध्यान रखना मेरे प्यार बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम आपके परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है कि कोलाइडे कणों का आकार कितना होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻7 सेंटीमीटर तक। अब हमको बताओ वास्तविक विलयन का आकार कितना होता है, कमेंट बॉक्स में दे देना आंसर। ठीक है, वास्तविक विलयन और कोलाइडे विलयन का कोलाइडे तो बताइए दिए, वास्तविक विलयन का आकार दोस्तों कितना कितना के बीच होता है? कोलाइडे विलयन के मैंने बता दिया है
वास्तविक विलयन के अलावा एक निलंबन होता है, उसका आकार कितना कितना के बीच में होता है? कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा उत्तर, मैं आशा करूंगा आपको याद होगा ये सारी चीजें। अब ये देखो, ये ट्रिक मैंने जीएफ और बीएफ की तरह दिया था प्यार बच्चों। कैसे मैंने ट्रिक दिया था? 11th वाला को पढ़ाए, हाँ 12th वाला को पढ़ाए हैं। तो ट्रिक मैंने दिया है कि स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? पहली बात, स्टार्च के जल अपघटन से मिलता क्या है? जीएम ना मिलता है। जीएम का मतलब ग्लूकोज और माल्टोज, यानी कि स्टार्च का जब जल अपघटन होगा मेरे प्यार बच्चों, इसमें यूज होगा दो गो एंजाइम का यूज करेंगे। जो एंजाइम डाइस्टेज या तो एमाइलेज, दोनों में से किसी एक एंजाइम का प्रयोग करेंगे। तो डाइस्टोज या तो एमाइलेज ऑप्शन में देख लीजिए कहां मिल रहा है जी। माल्टोज दिया नहीं होगा, जाइमेज नहीं होगा, इन्वर्टेज तो ये सुक्रोज के लिए होता है। ध्यान रखिएगा प्यार बच्चों, यहाँ से डायरेक्ट आपके बोर्ड परीक्षा में लड़ जाएगा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है सुक्रोज के जल अपघटन में इन्वर्टेज एंजाइम यूज करें। हाँ, डाइस्टेज ये स्टार्च के लिए होता है यूज। देखो स्टार मार के जो चीज याद लिखता है ना वो बढ़िया से याद कर लेगा, ठीक है। स्टार्च के जल अपघटन में दो एंजाइम का यूज करते हैं, पहला डाइस्टोज या तो एमाइलेज, और स्टार्च के जल अपघटन से मिलता है जीएम। जीएम का मतलब ग्लूकोज और माल्टोज, ग्लूकोज और माल्टोज। लेकिन सुक्रोज के जल अपघटन से मिलता है जीएफ, मतलब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। आप जो समझ रहे हैं वो नहीं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्टार्च की बात किया जा रहा है ना, तो स्टार्च के लिए यूज होगा डाइस्टोज, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये रासायनिक अधिशोषण की दर होती है, बताओ। रासायनिक अधिशोषण की दर दाब बढ़ाने से बढ़ जाती है। अरे रासायनिक अधिशोषण की जो दर होगा, जो रेट होगा प्यारे बच्चों, आप लोग को याद रखना है, बढ़ाने से बढ़, यानी कि दाब बढ़ाएंगे तो रासायनिक अधिशोषण का मान बढ़ जाएगा यहाँ से। यानी रासायनिक अधिशोषण की जो दर होती है दाब बढ़ने से बढ़ती है। और रासायनिक अधिशोषण वे होता है जो अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। प्रबल आकर्षण बल का मतलब मजबूत बंध पाया जाता है, इसलिए यह एक परतीय होता है। कैसा होता है? एक परत वाला होता है। साथ में ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय, मतलब एक बार यह अभिक्रिया हो गया ना तो दोबारा हुआ अभिक्रिया दोनों तरफ से नहीं हो सकता। मतलब यह है जैसे दीवार की पुताई, पेंट किया हुआ चीज, वो सब एकदम एक परतीय मजबूत होता है, और वो सब अनुत्क्रमणीय होता है। एक बार पेंट हो गया ना तो मटर नहीं सकता है। और भौतिक अधिशोषण इसके जस्ट विपरीत सारा चीज होता है। तो बात को ध्यान रखिए, एक परतीय होता है और इसमें लगभग पता है कितना ऊर्जा मुक्त होता है? भौतिक में 40, 20 से 40, इसमें लगभग ऊर्जा जो मुक्त होता है 40 से लेकर के 400 केजे प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है। ये जो सारे बात हम आपको बता रहे हैं ना, इससे बाहर लिख के रख लो, आवेगा ही नहीं। जितना बताते हैं, जितना करवाते हैं, उससे ज्यादा नहीं आवेगा। बस मेहनत से पढ़ लो बस, और कुछ नहीं कहते हैं। अगला क्वेश्चन आज ये प्यार बच्चों कहा जा रहा है कि पृथ्वी के परत में सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु। अरे भैया धातु के बात क्या दिक्कत है? अरे तत्व की बात करेगा सिलिकॉन लगा देना, लेकिन धातु की बात करेगा हम एल्युमिनियम को ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो देखिए मिल गया। पृथ्वी के परत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु क्या होता है? एल्युमिनियम। और मैंने एल्युमिनियम का निष्कर्षण 100% में एकदम गेस कर दिया कि आवेगा 2026 में। अगर नहीं आया तो कौन बड़ी दिक्कत की बात है? अरे जो पढ़ाए हैं उसी में से 6 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, तो इनको बना लेना, ठीक है। तो ये सब मेरे अकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण। पृथ्वी के परत में सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम। इसका दोस्तों मुख्य है, इसके कौन होता है? बॉक्साइट, पता है ना? अरे पता रहने चाहिए भाई, वाह बॉक्साइट का फॉर्मूला भी नहीं याद है? याद है कि नहीं? ये याद है? अरे नहीं याद है, O2O3 × 2H2O। सब याद रखने की चीज ना है। अगला देख लो, परलिनियस अम्ल में कितना परसेंट क्या चीज होता है? परलिनियस अम्ल होता है तो क्या होता है? ऐसे तो पानी भी होता है, उसमें अम्ल भी होता है, मिथेनॉल भी होता है, सब कुछ होता है। काची पूछ रहा, ऑप्शन मत देख के ना पता चलेगा। परलिनियस अम्ल में वो रहता है। अच्छा, एसिटिक अम्ल कितना परसेंट रहता है? एसिटिक अम्ल प्यार बच्चों 10% रहता है। और मैं बताऊं आपको, परलिनियस अम्ल में जो होता है ना 80 से लेकर 90% जो होता है H2O होता है। कौन होता है? H2O। अच्छा, यानी पारोलिनियस अम्ल में 80 से 90% क्या होता है? तो जल होता है। अच्छा, तब बच गया क्या? तब बच गया पारोलिनियस, ये एसिटिक अम्ल जो कि 10% होता है पारोलिनियस अम्ल में। ठीक है, ध्यान रहेगा ना? एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन है मेरे प्यार बच्चों। अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को याद रखेंगे ना, एकदम बोर्ड एग्जाम में फाड़ देंगे, सिस्टम को उड़ा देंगे। अगला आ जाइए प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से किसको अपकृत करने पर सेकेंडरी अमीन प्राप्त होगा? तो याद है कार्बोनिल अभिक्रिया करवाए उसको।
अरे नहीं, कैसे याद है, पढ़ाए हैं बढ़िया से 13वां चैप्टर। ठीक है, तो ये बताइए कि इसको अपग्रेड करने पर सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है। तो आपको एमीन वाला चैप्टर में पढ़ा है, कार्बेल एमीन अभिक्रिया इसी में प्राप्त होता है, कार्बेल एमीन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर से ध्यान रखो, अब कैसे हुआ आप देखते रहो। ठीक है, अभी तो आप लोग का थोड़ा जल्दी में करवा दे रहे हैं। अगला देख लो, कहा गन्ने की चीनी मतलब सुक्रोज। सुक्रोज वाले भैया के बात अभी ना मैं कर रहा था, याद है आपको? याद तो रखना पड़ेगा ना, एक दो बार ना पढ़ाए, बहुत बार पढ़ाए हैं। गन्ने के चीनी का जल अपघटन किया जाता है, तो सूत्रवा क्या होता है नहीं पता, नहीं पता है। सुक्रोज का मतलब फार्मूला होता है C6 ना C12, अरे 11 12 C12H22O11 का इसका जल अपघटन कराएंगे भैया, तो क्या मिलेगा पता है? C12H22O11 मतलब सुक्रोज का जल अपघटन कराएंगे ना, किस एंजाइम की उपस्थिति में? तो ये होता है इनवर्टेज एंजाइम यूज होता है सुक्रोज के जल अपघटन मतलब गन्ने के चीनी में कौन सा एंजाइम का यूज होता है? इनवर्टेज। और स्टार्च में कौन यूज होता है? एमाइलेज या तो डाइस्टोज। उस समय के बात छोड़ो, हमको बात है गन्ने के चीनी की। इसमें हम लोग यूज करें कौन सा एंजाइम? इनवर्टेज। क्या मिलेगा सुक्रोज के जल अपघटन से गन्ने के चीनी से? तो GF मिलेगा। क्या मिलेगा? GF। GF का मतलब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। देखिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देख लीजिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कहाँ पर मिल रहा है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देखेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो लॉलीपॉप ऑप्शन नंबर C। एकदम इतना आसान क्वेश्चन है कि क्या ही बताएं। देखो ग्लूकोज और माल्टोज में दे दिया कंफ्यूज करने के लिए। GM कहाँ से आएगा? अरे GM का तब ना प्राप्त होता है जब स्टार्च का जल वगैरह अपघटन किया जाता है, और इसमें एंजाइम यूज होता है कौन? एमाइलेज या तो डाइस्टोज। तो सारा चीज मैं आपको याद करवा दिया हूँ, तो राइट आंसर ऑप्शन C। अगला देख लो प्यारे बच्चों, एंजाइम होता है, प्यारे बच्चों जितना भी एंजाइम होता है सारा का सारा प्रोटीन होता है। और ये हमारे प्रोटीन जो होता है प्यारे बच्चों, ये काफी एकदम जटिल पदार्थ होता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, शरीर को बेहतर बनाने के लिए, ताजगी देने के लिए, मोटा बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए। तो एंजाइम जो होता है क्या चीज होता है? प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन क्या है किसी को पता है? नहीं पता तो काहे ला पढ़ाए हैं। ठीक है, प्रोटीन होता है, जितने भी एंजाइम होते हैं सभी प्रोटीन होता है। और विटामिन सा एंजाइम होता है, विटामिन सा एंजाइम होता है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबा जाल को, अरे ये तो पहला चैप्टर से एकदम फेंक सके 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएगा। 2 नंबर या 1 या 2 आवेगा, अगर 2 आ गया तो 9 नंबर का क्वेश्चन पहला चैप्टर से बन जाएगा। इसलिए बात को थोड़ा समझो। ठीक है, 2 नंबर या 2 का ऑब्जेक्टिव, 5 तो 9 नंबर पहले चैप्टर से। ठीक है, तो समझिए थोड़ा बात को। देखो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबत जालकों की संख्या कितना होता है? पहले जानो ब्रेबत जालकों की संख्या टोटल कितना होता है? 14 होता है। सबसे ज्यादा ब्रेबत जालकों की संख्या किसमें होता है? तो ऑर्थोरोम्बिक में होता है। सबसे ज्यादा ब्रेबत जालकों की संख्या ऑर्थोरोम्बिक में होता है। लेकिन हमसे पूछा था घनाकार ब्रेबस में ब्रेबत जालकों की संख्या, तो 3 होगा। ऑर्थो में सबसे अधिक ब्रेबत जालकों की संख्या 4 होता है, और घनाकार में ब्रेबत जालकों की संख्या 3 होता है। एकदम मक्खन की तरह याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 है, चलो याद हो गया। ब्रेबत जालकों की संख्या टोटल 14 है, चलो याद हो गया। सबसे ज्यादा ब्रेबत जालकों की संख्या ऑर्थोरोम्बिक में 4 होता है। उसके बाद सबसे ज्यादा ब्रेबत जालकों की संख्या घनाकार में 3 होता है। 3 कौन कौन सा? SCC होता है, BCC होता है, FCC होता है। हिंदी में कहा जाए SCC सरल सेल होता है, BCC पेंट केंद्रित सेल होता है, और बच गया क्या चीज? कौन बच गया फिर? SCC सरल सेल। ठीक है, तो ये सारा चीज बहुत सारा ट्रिक से मैं आपको करा दूं। अरे रट्टे की चीज है, हम आपको ट्रिक ऐसे समझेंगे ना एकदम दिमाग में घुस जाएगा। सारा चीज का ट्रिक रखे हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइएगा प्यार बच्चों, तो एकदम हौला क्वेश्चन है, पहला नंबर चैप्टर का ही क्वेश्चन है ये भी। एक अष्टफलकीय रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों की आवश्यकता है? अरे आपके पास गोला नहीं तो कम से कम लड्डू तो होगा ना। 6 गो लड्डू लीजिए, इस प्रकार से आप लोग रखिए, ये लड्डू, ये लड्डू और ये लड्डू। बताओ कितना लड्डू हुआ? 3 लड्डू हुआ। मान लो ये जो 3 लड्डू यहाँ पर भी हम लोग रखे हुए, इस लड्डू को इस पर रखेंगे ना, इस प्रकार से प्यार बच्चों। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी आकृति बनेगी वो अष्टफलक आकृति बनेगी। कितने फलक? अष्टफलक। यानी आपको बस इतना ध्यान रखना, एक अष्टफलक में दोस्तों कितने गोलों की आवश्यकता होती है? तो बस आपको याद रखना, इसमें गोलों की संख्या मात्र 6 गो की आवश्यकता होती है। घनाकार में दोस्तों, त्रिकोणीय में 3 गो, चतुष्कोणीय में 4 गो, लेकिन अष्टफलकीय रिक्ति बनाना है आपको तो 6 गोलों की आवश्यकता होगा। और मुझे ये लग रहा है 2022 या 23 में क्वेश्चन आया हुआ होगा, लिख के रख लो। ठीक है,
और यहाँ पर बात किया जाए प्यार बच्चों यहाँ पर इस बात का कि इसमें समन्वय संख्या कितना होता है, तो समन्वय संख्या 6 गो होता है, क्योंकि 6 गोलों की आवश्यकता पड़ रहा है इसीलिए। अब बताओ इसका अष्टफलक का त्रिज्या अनुपात कितना होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, यहाँ चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में। मैं इंतजार करूंगा आपके आंसर का कि अष्टफलक का तो उसका त्रिज्या अनुपात कितना होता है। ऐसे फिलहाल इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा, जो कि सही है। अगला देख लीजिए, बताओ बढ़िया से पढ़ा है, पहला नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है, किसमें दोस्तों क्रिस्टल दोस्त के कान क्रिस्टल, बताइए निम्नलिखित में से किस दोस्त के कान क्रिस्टल का घनत्व में कमी आता है। अच्छा, फ्रेंकल दोस्त शॉर्ट के दोस्त की बात आया है। फ्रेंकल दोस्त शॉर्ट के दोस्त बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, एकदम फिगर एकदम दिमाग में घुसा दिए। अगर नहीं याद है तब तो दिक्कत है। इस प्रकार का दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब समान संख्या में क्रिस्टल के अंदर से धन आयन और ऋण आयन गायब हो जाता है, उसको शॉर्ट के दोष कहते हैं। अरे भाई भाई इतना बढ़िया फिगर था, का तुम लोग को बताएं, मेहनत करोगे है नहीं, मेहनत करो। इस प्रकार से मान लो है, अरे गलत तरीका से फिगर बना, मान लो इस प्रकार से, ठीक है। थोड़ा टाइम ले लेता हूँ, दिक्कत है ना, समझा के पढ़ाने में अच्छा लगता है, रटाने से कोई फायदा थोड़ी होता है। तो मान लो इस प्रकार से आपका है प्यार बच्चों, ठीक है। ट्विंकल दो शॉर्ट के दोस्त के लिए थोड़ा फिगर बना लेते हैं इस प्रकार से। नहीं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस, ठीक है, माइनस है। तो बताओ यहाँ से समान संख्या में धन ऋण गायब नहीं हुआ, तो प्लस तो माइनस ही होना चाहिए, माइनस या प्लस, देखो दोनों गायब हुआ ना समान संख्या में। मतलब कि देखिए इस प्रकार का दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन क्रिस्टल के अंदर से कहीं से बाहर निकल जाता है। तो देखो यहाँ पर शॉर्ट के दोष हो रहा है, सॉरी फ्रेंकल दोष में, शॉर्ट के दोष में क्या होता है कि प्लस या तो माइनस वो गायब हो जाता है, दोनों गायब होगा तो बताइए शॉर्ट के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व तो घट जाएगा कि नहीं। शॉर्ट के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है, लेकिन फ्रेंकल दोष में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो पढ़ा होगा उसको तो बढ़िया समझ, जो नहीं पढ़ा कभी पहले तो उसको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। बस इतना याद रखो ना, मान लो एक रूम में 40 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट निकलेगा तो बताओ उस रूम का घनत्व बढ़ेगा कि घटेगा, तो कहोगे घटेगा। तो वही ना, तो शॉर्ट के दोष में शॉर्ट कर देता, प्लस माइनस ना शॉर्ट करेगा, तो प्लस माइनस शॉर्ट करके निकल गया, तो शॉर्ट के दोष, और शॉर्ट के दोष के कारण क्या होगा, निकलेगा कोई था, शॉर्ट के दोष के क्रिस्टल का घनत्व घट जाएगा। इस कारण से बहुत सम क्वेश्चन है, ये भी नंबर हो जाएगा। फ्रेंकल दोष के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, पढ़िएगा आगे, टेंशन कर ले रहे हैं। अगला देखिए पहला नंबर चैप्टर का ये भी क्वेश्चन है। चलो आज क्वेश्चन का आंसर है कि फेरो चुंबकीय पदार्थ का मतलब होता है लौह चुंबकीय पदार्थ कौन है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ में प्यार बच्चों आपको पता है कि लौह चुंबकीय पदार्थ हेमाटाइट मैग्नेटाइट दोनों है, ठीक है। तो हेमा से लौह चुंबकीय पदार्थ में बहुत सारा चीज आता है, निकेल भी होता है, कोबाल्ट भी होता है, बहुत सारा आ जाता है, ठीक है, निकेल कोबाल्ट, ठीक है, बहुत सारा चीज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो मैग्नेटाइट आपको दिख रहा है, ये वाला आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैग्नेटाइट, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा किसका, मैग्नेटाइट का। और यही लौह चुंबकीय पदार्थ है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, ये प्रति चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है, ये अनुचुंबकीय है। तो ध्यान रखो, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला, विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है। तो विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वे है जो विलियन उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर। विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वे है जो विलियन उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उस विलियन के प्रकृति पर। जैसे को कहते हैं विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म 4 गो होता है। पहला क्वथनांक में उन्नयन, वाष्पदाब में अवनमन, अपेक्षित वाष्पदाब का अवनमन, और हिमांक में अवनमन, ये सब 4 गो होता है। बस 4 गो में से एगो पक्का आता है। तो कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है, तो यहाँ पर पूछा गया, तो क्वथनांक में उन्नयन क्या चीज है, अनुसंख्यक गुणधर्म है। अरे बहुत इजी है, क्या ही बताए, इतना आसान आसान क्वेश्चन है कि क्या ही बताए, ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ प्यारे बच्चों, अगला 19 नंबर क्वेश्चन है कि घोलक, घोलक का मतलब विलायक, ठीक है, विलायक का मतलब जानते हो, अरे नहीं जानते हैं, 11th में ना पढ़ते हैं, 9th क्लास में ना पढ़े थे। विलायक, देखो घोलक को विलायक भी कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विलायक का मतलब नहीं समझते हैं, बता दे, विलायक का मतलब पानी विलायक है, ठीक है, विलायक पानी क्या विलायक है। और चीनी क्या चाहिए, विलेय है, विलेय और विलायक मिलेगा तो विलियन बनेगा, मतलब शरबत बनेगा। देखो विलायक के 1000 ग्राम में, विलायक के 1000 ग्राम में घोल, घोल का मतलब विलेय पदार्थ जो घुलता है ना, वो जैसे चीनी, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहते हैं। जब केजी की बात आता है तो मोलाल्टा, मोलालेटी,
तो देख लो मेरे प्यार बच्चों, मोलालिटी हो जाएगा, मोललता हो जाएगा। अगर लीटर की बात करेगा ना, 1 लीटर, तो यहाँ से आपको याद रखना, लीटर की बात करेगा तो मोलालता हो जाएगा। केजी की बात करेगा या 1000 ग्राम की बात करेगा, 1 केजी की बात करे या 1000 ग्राम की बात करे, प्यारे स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है। ऐसे स्थिति को हम लोग बोलते हैं मोलालता। तो बात किया अगर 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, तो इसमें जो भी घुल के मोलों की संख्या होगा उसको मोललता बोलेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा प्यार बच्चों, तो कहा सर है बहुत इजी क्वेश्चन है, और कहा सर आप लोगों से वैसा घुल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में किसी प्रकार के परिवर्तन को बनता है, तो इसको एजियोट्रोपिक मिश्रण कहते हैं। क्या बोलते हैं? एजियोट्रोपिक मिश्रण। अरे बहुत बार पूछा हुआ है, 2 नंबर में कभी कभी पूछ जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। स्थिर क्वाते का मिश्रण किसी को याद है? बेस पॉइंट 2% होता है, और इसमें 79.8% जो होता है कैसी होता है? जल होता है। कोई दिक्कत नहीं, सब क्लियर होगा, मेहनत करते चलिए, धुआं धुआं कर देंगे आप लोग। अगला देख लीजिए, कौन सा ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों की तरफ व्यवहार करता है? इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। तो ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों की तरफ व्यवहार करेगा, वो सल्फर डाइऑक्साइड है, कैसे करता है? तो पहले बात, ऑक्सीकरण संख्या निकालने आना चाहिए, जो कि 11th क्लास में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि एस पर कितना ऑक्सीकरण संख्या होता है, ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीकरण संख्या था, सारा चीज। ठीक है, तो इसे बेसिक थोड़ा पता होना चाहिए, नहीं भी पता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों की तरफ व्यवहार करेगा, तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा प्यार बच्चों, तो कहा जरा कौन रंगहीन है? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रंगहीन पूछेगा मेरे प्यार बच्चों, तो यहाँ पर आपका NO2 हो जाएगा। इसका रंग पता कैसा होता है? लाल भूरा होता है। कैसा होता है? लाल और भूरा होता है। कैसा रंग होता है? लाल भूरे रंग का होता है। कलर वो याद रखो, कभी कभी पूछ जाएगा किस कलर का होता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, लाल भूरे रंग का, रंगीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन, तो संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? वैसा तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उप के उसमें प्रवेश करेगा, तो उसको संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व जो होते हैं डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, और डी ब्लॉक के तत्वों को प्यारे बच्चों वर्ग 13 से लेकर के 12 तक को कहते हैं। वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 के तत्वों को क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। जिसमें से आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, इसमें 3 श्रेणियां होती है। कितनी श्रेणियां होती है? 3 श्रेणी होते हैं, और प्रत्येक में 10-10 तत्व होता है। और प्रथम जो संक्रमण तत्व होता है स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक होता है। कितना तक होता है? जिंक तक। स्कैंडियम में आपका एसी होता है, और आपका जिंक आपका जेडन होता है। इतना ध्यान रखना। और प्रथम संक्रमण तत्व में सारा का सारा धातु होता है, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, और संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d की घात 1-10 ns की घात 0 और 2 होता है। अरे बहुत इजी ऑप्शन में देख करके आप लोग टिक कर सकते हैं। अरे बड़ी इजी, इतना इजी कि क्या ही बताएं आपको, कुछ नहीं है। ठीक है, बस मेहनत सारा चीज है, और मेहनत का ही खेला है कि ये सब सारा चीज है, और बाकी कुछ है नहीं। आप लोग सोचते हैं जो ये बताइए, वर्ग 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, ये किसी का नहीं है, ये भी किसी का नहीं है। अगला देख लीजिए, मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है? अरे ये तो एकदम होला क्वेश्चन है ना। ऑक्सीकरण अवस्था निकालने आना चाहिए, मैंने निकाला, मैंगनीज सल्फेट ना मिल रहा है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, हमको पता हो गया, याद हो गया, निकालते निकालते। इसका सबसे न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे था MnSO4। जिसको निकालेंगे उसको x मानेंगे, तो यहाँ पर जिसको निकालेंगे उसको x, तो Mn को x मानेंगे। फिर सल्फर का ऑक्सीजन का निकालिए, बाकी आपका सबसे न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था निकलेगा मैंगनीज सल्फेट का, जो कि 11th में हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए, और 12th में ही पढ़ना है, टेंशन नहीं लीजिएगा। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक्टिनाइड नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, एक्टिनाइड नहीं है। तो एक्टिनाइड प्यार बच्चों, एक्टिनाइड ये क्या होता है? कहोगे क्या चीज है ये? प्यार बच्चों हम आपको बताते हैं, डी ब्लॉक का तो बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता है। इसके लिए क्या किया गया कि पीरियोडिक टेबल में, जो जैसे कि आप लोग देखो, पीरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार से लंबा है। पीरियोडिक टेबल में देखा गया ना कि डी ब्लॉक का तत्व बहुत ज्यादा चौड़ा कर दे रहा था। ठीक है, तो उसमें से काट करके एक एफ ब्लॉक का तत्व बनाया गया, जिसे अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। एफ ब्लॉक तत्व को क्या कहा जाता है? अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। इसको इसीलिए बनाया गया क्योंकि बहुत ज्यादा चौड़ा हो जा रहा था पीरियोडिक टेबल, इसलिए उसको काट करके नीचे रख दिया गया, जिसे एक ब्लॉक का तत्व कहा गया, जिसे अंतः संक्रमण तत्व कहा गया। और इसमें प्यार बच्चों 2 भाग होता है, एक लेंथेनाइड होता है, एक्टिनाइड होता है। प्रत्येक में 14-14 तत्व होते हैं, जिसमें से लेंथेनाइड के श्रेणी में 14 तत्व और एक्टिनाइड के श्रेणी में 14 तत्व होते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन है एक्टिनाइड का नहीं है? तो देखो प्यार बच्चों, क्यूरियम भी एक्टिनाइड का तत्व है, कैलिफोर्नियम भी आपका एक्टिनाइड का तत्व का है, यूरेनियम भी एक्टिनाइड का तत्व है। लेकिन टर्बियम जो है मेरे प्यार बच्चों, ये लेंथेनाइड का तत्व है। आपको थोड़ा ट्रिक के साथ मैं आपको करवा दूंगा, जब 12th में पढ़ोगे डी ब्लॉक के तत्व लेंथेनाइड।
लिग्नाइट का सीन है, ठीक है। जैसे आपको पढ़े ना, फिर कल बहारा यान पे, ये सब पढ़े हैं। हेलिना का रब से फरियाद, उसी प्रकार उसका भी ट्रिक होता है सबका, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिए, जितना जितना करवाते हैं सारा करते चलिए। और जो 12th वाले विद्यार्थी उसको तो क्या ही बताए, सारा चीज तो करवाया हुआ है। अगला देख लो, निम्नलिखित में कौन सा आयन रंगहीन है, बताओ। रंगहीन की बात है, आप लोग खुद निकाल के बताओ किसका रंगहीन होगा। ठीक है, निकालना सिखा दे क्वेश्चन हम आपके लिए। मुझे पता है कि कॉपर प्लस बने लगाओगे, ठीक है। अब काहे लगाओगे, क्योंकि एगो इलेक्ट्रॉन त्याग गया, पहले से इसका परमाणु संख्या 29 था। अब इसके पास बच गया पहले से 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये पूर्णता क्या हो जाएगा, जो बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए होंगे। चलिए, आयन प्रतिचुंबकीय होता है, कौन आयन प्रतिचुंबकीय होता है, तो पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आयन जो प्रतिचुंबक हो गया एस्काइडियम, कहोगे कैसे, ध्यान दो। एस्काइडियम के परमाणु संख्या कितना होता है, एसी का परमाणु संख्या 21 होता है। अब बताओ, प्लस 3 का मतलब 3 को इलेक्ट्रॉन त्याग किया। अरे, जिस पर जितना ज्यादा आवेश दिख रहा ना, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग है बेचारा। एस्केडियम के पास 21 गो इलेक्ट्रॉन था, 3 गो क्या हुआ, इसको निकाल दिया गया, मतलब 3 गो त्यागना पड़ा बेचारा। बहुत कष्ट सह के 18 पर पहुंच गया, और 18 पर पहुंचा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आर्गन A18 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो गया कि इसके पास एगो इलेक्ट्रॉन भी नहीं बचा, यानी कि ये युग्मित ही माना जाएगा। युग्मित, या तो क्या बताऊं प्यारे बच्चों, युग्मित हो गया तो इसके पास ना कुछ बचा, ना कुछ है देने के ना लेने के लिए, इसीलिए प्रतिचुंबकीय हो गया, ठीक है। अरे, दिक्कत ये है कि आप लोग नहीं पढ़े, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। जो पढ़ा उसको तो पता है कैसे हुआ जी। विटामिन सी होता है मेरे प्यार बच्चों, ये क्या चीज होता है, तो ये आपका होता है स्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए के केमिस्ट्री ध्यान दे, विटामिन बी का रासायनिक नाम थाइमेन, उससे होने वाला रोग बेरे बेरे। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल, और इसका होने वाला रोग स्कर्वी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल, और इससे होने वाला रोग रिकेट। अब बताना आप लोग, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है और इसका रासायनिक नाम, ठीक है, आपके लिए रहा। अगला देखिए, विटामिन, देखो नॉर्मल चैप्टर में पढ़ाए हम आपको विटामिन किसमें कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। किसमें क्या पाया जाता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्लोरोफिल आपको पता है कि मैग्नीशियम का संघटक होता है, ठीक है। और विटामिन सी जो होता है प्यारे बच्चों, इसका रासायनिक नाम, ऐसे तो इससे होने वाला रोग स्कर्वी है, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। और हीमोग्लोबिन तो आप लोग जानते करते हैं, खून है आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देख लीजिए, योगशील बहुलक कौन है, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कौन एडिशन पॉलीमर है। एडिशन पॉलीमर की बात किया जा रहा है, तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से पॉलीमर पढ़ाए हैं, ठीक है। तो बताओ कौन है, तो उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन का मतलब ही होता है प्यारे बच्चों एडिशन पॉलीमर, ठीक है। ये इसका बहुलक पता है क्या चीज होता है, इसका मोनोमर क्या होता है पता है आप लोगों को, ए भगवान, एथेन होता है ना, पता है ना, बढ़िया से पढ़ाने के बाद भी स्थिति। एथेन का फार्मूला भी किसी को पता था कि C2H2 होता है, ठीक है। तो याद रखिए, पोलोथेन किसका बहुलक है, तो एथेन का बहुलक है। बहुत ज्यादा टाइम ले लिया ना, कितना हुआ होगा, 32 नंबर। किस F2 से CF2 किसका एक लक होता है, तो ये आप लोग याद रखिए टेफ्लॉन का। देखिए, समझा समझा के पढ़ाते इसलिए टाइम लग जाता है, ठीक है। ये टेफ्लॉन हो जाएगा ए नंबर। देखो, क्लोरोविन क्या चीज है, तो एंटी मटेरियल, मतलब जो मलेरिया होता है ना, उसको ठीक करने का एक दवा है क्लोरोविन पे, ठीक है। क्लोरोक्विन क्या है, तो एंटी मटेरियल दवा जो मलेरिया के रोगों के इलाज के लिए काम आता है, ठीक है। एंटीबायोटिक तो नहीं, ज्वरनाशक नहीं होगा, ठीक है। जो बुखार को कम करने वाला ज्वरनाशक एंटीबायोटिक कराता है, सारा चीज करवाया हुआ है, लास्ट दिन करवा दीजिए, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा नहीं है, अरे यार 3 को लिखवा दें, ठीक है, 11th वाला भी 12th वाला भी, ध्यान दो। यहाँ पर पेंसिलियम जो है नहीं है, बाकी टेट्रासाइक्लिन भी है, क्लोरोमाइसिटिन भी है, ये जो है एंटीबायोटिक दवा है, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा है मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों मैं आपको करवा चुका हूँ। और तीसरा का कौन दवा है वो कमेंट करके बताना, लेकिन पेंसिलियम नहीं है, इसलिए राइट आंसर। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, मजाक से हट के। गैमेक्सिन क्या होता है, आप कहोगे गैमेक्सिन नहीं पढ़ाए, नहीं पढ़ाए हैं, याद दिलाए हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड को कहते हैं, बताओ बेंजीन हेक्साक्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, C6H6Cl6, ठीक है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका नाम प्यारे बच्चों, इसको ज्यादातर देखिएगा ना, इसके दवा में इस प्रकार से रहता है, 666 भी रहता है, ठीक है। और कौन गैमेक्सिन होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है गैमेक्सिन, ठीक है, जिसका फार्मूला C6H6Cl6 है, ठीक है। इसका संरचना देखना चाहते हो, ऐसे कर दो, Cl लगा ले जाओ, छवो कोना पर Cl लगा लो, हो गया, और क्या, बस ये होता है इसका सम्मिश्रण। और इसका गैमेक्सिन जो होता है प्यारे बच्चों, ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड को ही कहा जाता है, राइट आंसर सी नंबर।
अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए ना है, और ये क्वेश्चन इतना ज्यादा आसान है कि आप लोग एकदम गर्दा उड़ा के बता देंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। थोड़ा टाइम लिया हूं क्योंकि आपको समझाना मेरा कर्तव्य है, और आपको लिखना कर्तव्य है, आपको समझना और याद रखना, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, कमेंट करके जरूर से बताना वीडियो कैसा लगा, और साथ में लड़का दबा कमेंट कर हल्का कर लीजिएगा। और साथ में प्यारे बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप में जो विद्यार्थी नहीं जुड़ा है, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।